हेलो गाइस। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपना पांचवा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमें जो आज टॉपिक डिस्कस करने हैं उस पर हम बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, यानी जो वैद्युत अपघटनी विलयन है उसमें चालकता। वैद्युत अपघटनी विलयन की चालकता से पहले हमने कुछ चीज़ें पहले आपका डिस्कस की हैं। तो जो आपका मैटर था, मैटर को हम 3 पार्ट में आपका क्लासिफाई करते हैं। आपका सबसे पहला आपका कंडक्टर है, दूसरा हमने बात की थी सेमीकंडक्टर की, और तीसरा जो हमारा है वो है आपका इंसुलेटर। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो पिछली क्लासों में हमने डिस्कस किया है कि कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। तो सामान्यतया जब हम इन तीनों को देखते हैं तो कंडक्टर वो हैं कि जो वैद्युत धारा का आसानी के साथ चालन कर लेते हैं, या उनमें बहुत आसानी से आपका वैद्युत धारा का चालन हो जाता है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर हमने डिफाइन किया था, कंडक्टर में हमारे तमाम जितने भी मेटल्स हैं, धातुएं हैं, वे आती हैं, और उसके अलावा जो वैद्युत अपघटनी जो विलयन है वो भी हमारा कंडक्टर में आते हैं। सेमीकंडक्टर की हमने बात की थी। तो सेमीकंडक्टर में हमारे पास जो थे कि उसमें कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से अधिक आपका वैद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, उसको हम सेमीकंडक्टर कहते थे। उसमें हमने तमाम एग्जाम्पल लिए थे। पिछली क्लासों में हमने उनको समझने की कोशिश की थी कि आपका किस तरीके से सिलिकॉन, जर्मेनियम ये आपका सेमीकंडक्टर होते हैं और किस तरीके से उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। तीसरा हमारे पास है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर है जो कंडक्टिविटी को आपका यानी जो आपका वैद्युत धारा की जो चालन नहीं करते हैं, यानी जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल करंट को आपका पास नहीं होने देते हैं, उसे हम सिंपली इंसुलेटर कहते हैं। तो जैसे हमने बात की, इंसुलेटर में तमाम आपके प्लास्टिक हैं या आपका वुड है, ग्लास है, सिरेमिक्स हैं, ये हमारे इंसुलेटर में हम इंसुलेटर की तरह कार्य करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम कंडक्टर की बात आए तो कंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडक्टर में हमने 2 तरीके से हम कंडक्टर को आपका डिफाइन कर रहे हैं। एक तो हमारे पास है आपका मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा आपका ब्रॉडली जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब हम इन दोनों पर अपना फोकस करते हैं, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर आपका फोकस करना है। तो जैसा कि हम मेटेलिक कंडक्टर के बारे में जानते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर में आपका आसानी से आपका विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। उसके अलावा मेटेलिक कंडक्टर के अलावा आजकल एक चीज़ और देखने में आई है, सुपर कंडक्टिविटी। यानी सुपर कंडक्टिविटी विदाउट रेजिस्टेंस अगर आपकी कंडक्टिविटी होती है तो उसको हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। पहले ये माना जाता था कि जो मेटल्स हैं, जो धातुएं हैं, और उनके जो एलॉयज़ हैं, यानी जो मिश्र धातुएं हैं, वो आपका बहुत लो टेम्परेचर पे 0 से लेके 15 केल्विन तक आपका एज अ सुपर कंडक्टर आपका बिहेव करते हैं। लेकिन आज के टाइम में तमाम जो सिरेमिक मटेरियल्स हैं या कुछ मिक्स ऑक्साइड हैं, वो भी आपका सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं कंपेयर टू धातु और उनके एलॉय के कंपेयर में। लगभग आपका 150 केल्विन तक आपका ये सुपर कंडक्टिविटी आपका शो करते हैं। तो
कंडक्टर के अलावा हमने एक और टर्म्स आपका यूज किया, सुपर कंडक्टर। यानी सुपर कंडक्टर वो कंडक्टर हैं जिनमें आपका रेजिस्टिविटी नील होती है। अब हमें गाइस हमें यहाँ पे जो ध्यान देना है वो हमें ध्यान देना है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे। यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे फोकस है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में आपका डिफरेंस कर लें कि मेटेलिक कंडक्शन कैसे होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले जैसे हमने मेटेलिक कंडक्शन की बात की, तो मेटेलिक कंडक्शन आपका पहला जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है इसके लिए कि वो होता है आपका ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये आपका ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका इसमें आपका कंडक्शन पॉसिबल है। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है वो आपका इलेक्ट्रॉन के थ्रू न होके मूवमेंट ऑफ आयंस यानी आयंस के मूवमेंट से आपका कंडक्शन आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपका पाया जाता है। सेकंड जो मेजर डिफरेंस है मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में, इन मेटेलिक कंडक्शन नो केमिकल चेंजेज, नो केमिकल चेंज, यानी इसमें आपका कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है। जैसा आपका इलेक्ट्रिसिटी पास होने से पहले आपका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वही आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पास होने के बाद भी वही आपका केमिकल कंपोजिशन होता है। बट इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का आपका डिकम्पोजिशन हो जाता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो इसमें आपका इट इन्वॉल्व्स बाय केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें आपका केमिकल चेंज होते हैं और जो कि आपका केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में आपका केमिकल चेंज आपकी पाई जाती है। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन मेटेलिक कंडक्टर्स, जो आपका मेटेलिक कंडक्टर्स है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। यहाँ पे आपका ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता है, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है, ट्रांसफर ऑफ मैटर इन फॉर्म ऑफ आयंस, इन फॉर्म ऑफ आयंस। यहाँ पर आपका जो मैटर का जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है आपका इन फॉर्म ऑफ आयंस, आयंस के फॉर्म में आपका ट्रांसफ़र का आपका मैटर का ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स है, जो मेटेलिक कंडक्शन की जो पावर है वो आपका डिक्रीज होती है इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब आपका टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो ये आपका डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट it increase with increase in temperature, increase in temperature, increase in temperature। तो ये हमने मेजर इनके जो डिफरेंसेस थे उन डिफरेंसेस को हमने यहाँ पर आपका काउंट किया कि किस तरीके से आपका इनके बीच आपका मेजर डिफरेंसेस हैं मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में। और इसके अलावा जब हम मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेटेलिक कंडक्टर्स में हम बात कर रहे हैं, तो मेटेलिक कंडक्टर्स में ये आपका नेचर और जो स्ट्रक्चर होता है मेटल का उस पर आपका डिपेंड करता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि पर एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और टेम्परेचर पर आपका डिपेंड करता है। तो ये तीन चीज़ों पर आपका मेटेलिक कंडक्टर्स डिपेंड करता है। उसके अलावा जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करते हैं तो पहली चीज़ तो ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट का आपका नेचर कैसा होगा। दूसरा जो इसमें आपका डिपेंडेंस है वो है आपका
कितना आपके जो आयंस हैं वो आपके सॉल्यूशन में प्रोड्यूस्ड होते हैं। तीसरा जो डिपेंडेंसी है वो है कि आपका सॉल्वेंट किस तरीके से आपने लिया है, कौन सा सॉल्वेंट आपने लिया है, उसकी विस्कोसिटी आपकी कितनी है। चौथा जो पॉइंट है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइट का आपका कंसंट्रेशन। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ आल्सो टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ जैसा हमने बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो आपका कंडक्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ आपका इंक्रीज करता है। तो ये आपके मेजर फैक्टर्स थे विच अफेक्ट द मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। नाउ जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो टर्म्स हम लोगों के सामने आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट्स? इसको हम बेसिकली आपका यहाँ से लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जैसा कि हमने पिछली क्लासों में आपका इससे पहले क्लास 11th में डिस्कस किया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, यानी वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो विलयन में या गलित अवस्था में अपने आयनों में टूट जाते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। यानी ऑन मेल्टिंग और इन solution state the metals dissociate their ions, ionize in their ions is called electrolytes। उनको हम electrolyte simply कहते हैं। तो there are two type of electrolytes। First is we called strong electrolyte, strong electrolytes। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपके हैं क्या? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which completely ionize or completely dissociates in their ions in aqueous and molten state, in solution and molten state। यानी जो आपका सॉल्यूशन और गलित अवस्था में पूरी तरीके से अपने आयनों में डिकम्पोज हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सॉल्ट भी हो सकते हैं, एसिड भी हो सकते हैं और बेस भी हो सकते हैं। एग्जांपल इज हियर द कॉमन एग्जांपल लाइक HCl, HNO3, H2SO4 that are common acid, common strong electrolytes acid, and in case of salt we have used NaCl, KCl, these are salts, and the base are NaOH, KOH। that are some example of strong electrolyte। ये आपके कुछ strong electrolytes के आपके example हैं। second terms we have discussed about the weak electrolytes। second terms weak electrolytes। Weak electrolytes are those electrolytes which are not completely dissociated in their solution, that means that may be aqueous solution or molten state। यानी ऐसे पदार्थ जो आपका पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं हो पाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कंप्लीटली आपका डिसोसिएशन शो नहीं करते हैं, पार्शियल या आंशिक रूप से ही आपके डिसोसिएट होते हैं, उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो देयर आर सम एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जस्ट लाइक CS3, COOH, HCN, NH4OH। These are some weak electrolytes, the example of weak electrolytes जो कि आपका completely dissociate नहीं होते हैं। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थे। इनके हम और आगे आपका अब हम इनकी बात करते हैं कि किस तरीके से इनमें आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट थिंग्स वी हैव डिस्कस हियर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम आपका डिस्कस करते हैं। तो ओम्स लॉ के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हम अगर कोई आपका कंडक्टर आपका लेते हैं तो व्हेन वी अप्लाइड अ ग्राफ इन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, अगर पोटेंशियल और करंट के बीच में हम एक ग्राफ आपका प्लॉट करते हैं तो वी हैव फाउंड अ स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है एंड द वैल्यू ऑफ दिस स्लोप इज इक्वल टू आर। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी कंडक्टर के बीच में, कंडक्टर के डिस्टेंस के बीच में, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू आई। वो आपका जो उसमें करंट फॉलो होगी उसके प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का आप साइन हटाएंगे तो वी आई इज इक्वल्स टू आपका द कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय आर। इसी कांस्टेंट को हम आर से आपका डिनोट करते हैं, यानी आपका हो गया वी ओवर आई इज इक्वल टू आर। दिस आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये जो आर है इसी को हम आपका रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी प्रतिरोधकता। दैट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ। ये आपका ओम्स लॉ का आपका मैथमेटिकल आपका एक्सप्रेशन है। एंड द यूनिट जो आपकी इसकी एसआई यूनिट है वो आपका रेजिस्टेंस की आपका ओम, दैट इज ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसकी जो यूनिट है वो आपका ओम है। ओम्स लॉ को हम इस तरीके से भी आपका डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आप इसको इस टर्म्स में आपका लिख दें V ओवर R इज इक्वल टू I, तो I के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका V है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका रेजिस्टेंस है। यानी आप यहाँ से इसकी आपके डेफिनेशन दे सकते हो कि द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor and inversely proportional to the resistance of conductors। तो यहाँ पर जो R है उसको हम प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस आपका कहते हैं। नाउ दिस रेजिस्टेंस, जब हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा आपका कंडक्टर की लेंथ होगी उसके आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर्स। यानी जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर्स का उसके आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। वी कैन राइट दिस R इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनल का हम साइन दे दें तो ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनली L अपॉन A। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, हम यहाँ पे एक वर्ड एक कांस्टेंट आपका यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रहो। इस कांस्टेंट को हमने यूज किया, दैट वर्ड इज रहो एंड L ओवर A। दिस रहो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यानी इसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता। R इज प्रतिरोध रेजिस्टेंस एंड रो इज रेजिस्टिविटी। चूँकि हम यहाँ पर आपका चालक की बात कर रहे हैं, यानी चालकता की हम बात कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर ओम्स लॉ से आपका प्रतिरोध निकाला। तो प्रतिरोध क्या है कि वो आपका करंट का आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसा हमने अभी डेफिनेशन में बताया। यानी ईज ऑफ द फॉलोइंग ऑफ करंट इज कॉल्ड चालकता, कंडक्टेंस। तो ईज ऑफ फॉलो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो हम अगर आपका कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस को हम C से आपका डिनोट करते हैं। C इज हेयर कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस इज अ इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस।
जो कंडक्टेंस है वो आपका इन्वर्स होता है रेजिस्टेंस के, यानी 1/रेजिस्टेंस। तो जो कंडक्टेंस की आपकी यूनिट आएगी, तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस is simply we have discussed ohm minus 1, and sometime we have used here the word mho। हम इसके लिए आपका mho वर्ड भी आपका यूज करते हैं। अब हम रेजिस्टिविटी पर आए, तो हमने यहाँ आपका रेजिस्टिविटी आपकी डिफाइन की है, डिस्कस कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी को हम इस तरीके से आपका डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ से आपका रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन ले सकते हैं। इफ़ L इज़ 1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टेंस इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन दिस सिचुएशंस दैट R इज इक्वल टू रो, यानी सिंपली दैट रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टिविटी को हम एक टर्म्स और यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी आपका इसको यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक मतलब जहाँ पर आपका दैट इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर conductors which length is 1 centimeter and the cross sectional area of conductors is 1 centimeter square, that resistance will be equal to resistivity। तो रेजिस्टेंस उस केस में आपका रेजिस्टिविटी के आपका इक्वल होगा। तो यहाँ से हम इसकी आपकी यूनिट भी आपका निकाल सकते हैं और रेजिस्टिविटी के टर्म्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जो IUPAC है, IUPAC गिव द टर्म्स ऑफ दिस रेजिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं, लेकिन IUPAC ने जो इसके लिए टर्म्स दिया है वो आपका रेजिस्टिविटी दिया है। तो हम इसको जब नेक्स्ट में आप डिफाइन करेंगे तो उसको हम रेजिस्टिविटी के ही टर्म्स में हम इसको लेंगे। सिंस दैट द यूनिट ऑफ दिस, अगर आपको इसकी यूनिट हमें निकालनी है तो यूनिट इज ओम मीटर। इसकी यूनिट होती है, वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ ओम सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर के टर्म्स में आपने लिया है तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो आपका ओम सेंटीमीटर आपका यूनिट आपकी होगी। अब हमने बात की कंडक्टेंस की बात की, तो द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस वी हैव कॉल्ड कंडक्टेंस। जो इन्वर्स है आपका रेजिस्टेंस का, उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। और जब आपकी सेकंड टर्म्स वी हैव डिस्कस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, that is we simply called conductivity। That conductivity is simply inverse of रेजिस्टिविटी। जो कंडक्टिविटी है वो आपका इन्वर्स होगी रेजिस्टिविटी के। और सिंपली वी हैव मैथमेटिकली वी हैव डिस्कस हियर दैट टर्म्स कप्पा। हम इसके लिए आपका एक टर्म्स आपका यूज करते हैं कप्पा। हमने इसको कप्पा से साइन से आपका डिनोट किया। देन दिस केसेस कप्पा इज 1/ρ। That is simply the reciprocal of the resistance is called conductors। एंड द यूनिट ऑफ दिस, अगर आप इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी होगी आपका ओम -1 सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, एंड समटाइम वी कॉल्ड दिस महो सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हम महो सेंटीमीटर इनवर्स भी आपका कह सकते हैं। ओम इनवर्स को वी हैव टर्म्स यूज सीमेन। हम इसके लिए सीमेन टर्म्स यूज करते हैं, एंड दिस इज सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी आपका कोई भी आप यूनिट आपका यूज कर सकते हैं। ओम -1 सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और
सीमेन सेंटीमीटर यूनिवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ दिस। इसकी आपकी यूनिट आपका निकाल सकते हो। यूनिट आप चाहें तो इसकी इस तरीके से आपका निकाल सकते हो, सिंस कप्पा इज इक्वल टू 1/r, दैट इज रेजिस्टेंस, इनटू L/A। यहाँ पर हमने इसकी आपका वैल्यू आपका पुटअप कर दी रेजिस्टिविटी की, दैट इज 1/r इंटू A/L। इसकी आपका वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। तो 1/r आपको पता है कि 1/ओम, दिस इज 1/ओम, एंड दिस इज L सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर के हम टर्म्स में लेते हैं, तो यहाँ पर जो यूनिट आएगी वो आपका ओम-1 सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आपका यूज होती है। अब हम यहाँ पर जैसे हमने अभी बात की कि आपका कंडक्टिविटी के बारे में हमने बात की, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में हमने बात की है। तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में हमने देखा कि हमारे पास जो कंडक्टर का जो लेंथ था और जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया था कंडक्टर्स का, उसके बेस पर हमने कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपकी कैलकुलेट कर दी। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वन मेजर फैक्टर्स विच इज़ कंसंट्रेशन, जो कि आपका एक बहुत बड़ा आपका फैक्टर्स है जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करता है, दैट इज कंसंट्रेशन। वो आपका सांद्रता एक मेजर इफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो काम है वो केवल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से नहीं चल पाएगा, तो हम उसके लिए एक टर्म्स यूज करते हैं जहाँ पे कि आपका कंसंट्रेशन को आपका ऐड किया जाए। तो कंसंट्रेशन को ऐड करने के लिए हम लोगों के पास एक तो आपका नॉर्मलता है, नॉर्मलता के टर्म्स में हम सांद्रता को लेते हैं, और दूसरा हम मोलरता के टर्म्स में हम सांद्रता को लेते हैं। तो नॉर्मलता के टर्म्स में जब हम सांद्रता को लेते हैं तो हम वहाँ पे इक्विवेलेंस की बात करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस की बात करते हैं, और मोलरता के टर्म्स में हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। और नॉर्मलता के टर्म्स में जो हमारा होता है जैसा कि हमने नॉर्मलता के बारे में बात की, तो यहाँ पे हम जब आपका कंडक्टेंस की बात करते हैं, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें हमने बाहर से अगर आपका इसको आपका इसमें करंट हम अगर पास करते हैं तो करंट पास करने में हम देखते हैं कि जो कैटाइन और एनाइंस का मूवमेंट है और उससे आपका कंडक्शन आपका होता है। तो एक सबसे पहले हम टर्म्स आपका डिस्कस कर लेते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्शन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको हम ग्रीक वर्ड से दिखाते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट, हम इसको इस टर्म्स से आपका डिनोट करते हैं। तो इसको अगर आपको सिंपल डिफाइन करना है तो हम इसको इस तरीके से आपका डिफाइन करते हैं कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड की जो डिस्टेंस है वो आपका 1 सेंटीमीटर है या एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की आपकी दूरी पे है, एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक अगर आपने इनको 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखा है, यानी जो डिस्टेंस है L है वो 1 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कंडक्टेंस का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के फॉर्म में भी आपका डिनोट कर सकते हो। लेकिन अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है ये आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो आपका नॉर्मल हमने ये सॉल्यूशन लिया है। तो 1 नॉर्मल जो सॉल्यूशन है वो आपका हाउ मच आयंस फर्निश्ड हियर, कि कितने आपके आयंस आपका बनाता है, कितने आयंस आपका देता है, इस पर आपका कंडक्टिविटी आपकी डिपेंड करती है। तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को आपका सिंपल वे से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ इन एन
electrolytic solution where the electrodes are 1 centimeter apart and the cross sectional area of electrodes are 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित हैं, तो एक नॉर्मल बिलियन के सॉल्यूशन द्वारा कुल आयनों का मूवमेंट आपका या कुल आयनों द्वारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम सिंपली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपका कहते हैं। अगर इसको सिंपली आप डिफाइन करना चाहेंगे तो आपका ये होगा द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस फर्निश्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन अ डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपका एक डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो सॉल्यूशन है उसने कितने आपके आयंस आपके फर्निश किए हैं, वो आपका उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाता है। दैट सिंपली दैट वी कैन रिप्रेजेंट दिस लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा C equivalent, that concentration in terms of equivalent concentration। ये जो टर्म्स आया इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन के आपके टर्म्स में है। एंड कप्पा इज हियर द कंडक्टिविटी। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो यहाँ से हमने इसकी डेफिनेशन देखी। तो अब हम बात कर रहे हैं आपका कंसंट्रेशन टर्म्स की। Where C equivalent is the concentration of the solution in gram equivalent per unit volume। यानी आपका एक इकाई आयतन में उपस्थित ग्राम इक्विवेलेंस की संख्या को हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में आपका डिफाइन करते हैं। अब हमने माना कि इफ़ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन डिजॉल्व इन V इक्विवेलेंट सेंटीमीटर क्यूब, अगर आपका V सेंटीमीटर क्यूब में आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो C इक्विवेलेंट यानी कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/V इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट सेंटीमीटर इनवर्स। This can be represented as this value is substituting here, then lambda equivalent is equal to kappa into V equivalent। now अब हम बात करते हैं कि नॉर्मलिटी जो आपका इक्विवेलेंट का टर्म्स है वो आपका नॉर्मलिटी के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। तो सिंपली हमें पता है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अगर वो आपका n ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट आपका डिज़ोल्व है 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, तो उस केस में जो आपका V जो आयतन होगा, जो वॉल्यूम होगा, दैट शुड बी 1000/n सेंटीमीटर क्यूब। then we can represent this equation is like lambda equivalent is equal to kappa into 1000/n, that normality of solution, and the unit is this। यहाँ से हम इसकी आपकी यूनिट आपका निकाल सकते हैं। तो जब हम यूनिट इसकी आपके निकालेंगे तो यूनिट के टर्म्स में ये आ जाएगा आपका Ω-1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। इसके टर्म्स में हम इसको ले लेते हैं, या इसको आप सिंपली इस टाइप से भी ले सकते हैं, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1। और चाहो तो हम इसको मीटर के टर्म्स में भी लेते हैं, मीटर क्यूब के टर्म्स में भी लेंगे। तो उस केस में आपका जो इक्वेशंस है वो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। तो अब चूंकि एनसीईआरटी में मोलर कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म्स में एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, तो हम जब यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी इज सिमिलर यूज्ड
हियर जस्ट लाइक अ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के थ्रू ही आपका मोलर कंडक्टिविटी भी है। तो मोलर कंडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, हमने आपका मोलर कंडक्टिविटी की यहाँ पे बात की, तो मोलर कंडक्टिविटी इज सिंपली डिफाइन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एम, कि हम इसके टर्म्स में आपका इसको मोलर कंडक्टिविटी को आपका डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ से इसकी आपका डेफिनेशन दे सकते हैं। तो सिंपली मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस furnished by 1 mole of an electrolyte present in a definite volume of solution। तो हम इसको सिंपली आपका इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपका जो अगर डेफिनेट वॉल्यूम हमने लिया है किसी बिलियन का, तो उसमें आपका एक मोल एक मोल का जो बिलियन है, उसने कुल आयनों की कुल जो आयन्स हैं जो उसने फर्निश्ड किए हैं, यानी उसने आपका निकाले हैं कुल आयन्स, उनकी जो कंडक्टिंग पावर है उसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी उनकी जो चालकता शक्ति है आयनों की, उसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लैम्डा एम की के लिए जब आपका यूज़ करते हैं, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। इसको हम मोलरिटी के टर्म्स में आपका कंसंट्रेशन को ले लेते हैं। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कप्पा। तो सेम टर्म्स है, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में आपका वो था मोलर एंड इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, बोथ टर्म्स फॉर द यूज वी हैव यूज फॉर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टर्म्स यूज करते हैं। तो वो उसी तरीके से आपका काम करेंगे जिस तरीके से आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आपका काम करते थे। तो इफ़ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व इन V सेंटीमीटर क्यूब, अगर आपका इफ़ 1 मोल dissolve in 1 VM cube इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, इसको आप सेंटीमीटर के टर्म्स में ले सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। अगर इतने आयतन में आपका 1 मोल आपका डिज़ोल्व है इलेक्ट्रोलाइट, तो उस केस में जो कंसंट्रेशन शुड बी इक्वल टू 1/VM मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको आपका इसके टर्म्स में हम दे सकते हैं। नाउ द वैल्यू इज लैम्डा एम इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू हियर दैट कप्पा इनटू वॉल्यूम। तो कप्पा इनटू वॉल्यूम आपका यूज किया जा सकता है। नाउ here carefully we have discussed here that the terms Vm present in the above equation represent the volume in centimeter cube of the solution containing 1 mole of the electrolyte। यानी जो आपका जो वॉल्यूम है वो आपका V सेंटीमीटर क्यूब में है, उसमें आपका 1 मोल आपका डिसॉल्व है। अगर ये आपका सेंटीमीटर क्यूब की जगह मीटर क्यूब होगा, तब आपका फिर जो वैल्यूज़ आएगी वो आपका डिफरेंट आएगी। तो इसके केस में हम देखते हैं कि जो आपका Vm की जो वैल्यूज़ है, Vm इज इक्वल टू हियर इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी वी हैव यूज 1000 अपॉन m and the molar conductivity is here, the lambda m is equal to kappa into 1000 over m. M is here stand for molarity, that is a simple concentration terms। तो अब इस concentration terms में आप molarity लें या आपका नॉर्मेलिटी लें, तो उन दोनों को ही आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यूनिट ऑफ दिस, जब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट फॉर दिस इज O-1 सेंटीमीटर स्क्वायर
इक्विवेलेंट की जगह हम यहाँ पर आपका मोल के टर्म्स में आप कर लेंगे मोल -1। तो दिस इज़ द यूनिट एंड और इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं एस सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसके टर्म्स में भी आप इसको दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम इसको आपका सिंपल वे से आपका देख सकते हैं। इससे हम आपका किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी आपका मोलर कंडक्टिविटी को आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज हियर, मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थिंग बात करना चाह रहा हूँ कि द रिलेशन बिटवीन लैम्डा m एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में आपका यूज करना चाहें रिलेशन, तो हमने देखा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ थी, वैल्यूज़ इज हियर, जो यहाँ पर आपका वैल्यूज़ हैं, तो लैम्डा m ओवर लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 ओवर m अपॉन कप्पा इंटू 1000 ओवर n। तो ये मोलरिटी और नॉर्मलिटी के ही आपके टर्म्स हैं, या इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं n ओवर m। दिस इज कैंसल्ड आउट विद दिस, 1000 इज कैंसल आउट विद दिस, n ऊपर चला जाएगा और m नीचे आ जाएगा, तो n ओवर m। तो n ओवर m की हम बात करें तो सीधे हो गया आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आप नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी भी आप इसको ले सकते हैं। तो यानी लैम्डा m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू लैम्डा इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आप इन दोनों के बीच में आपका रिलेशन देख सकते हैं। तो दोनों के बीच आपका केवल कंसंट्रेशन का आपका डिफरेंस है, तो देयर आर नो अदर डिफरेंस in between electrolyte equivalent conductance and molar conductance.